माँ लक्ष्मी बनी डॉक्टर। रामपुर शहर में संतोषी नाम की एक महिला रहती थी। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम अंजलि था। अंजलि के पिता का स्वर्गवास हो चुका था। संतोषी ने बहुत ही मेहनत करके अंजलि को डॉक्टर बनाया था। अंजलि का आज अस्पताल में पहला दिन था और वो अस्पताल जाने के लिए तैयार हो रही थी। बेटा, आज तेरे अस्पताल में पहला दिन है। खूब मन लगाकर सारे मरीजों की सेवा करना और सबसे अच्छा व्यवहार करना। हाँ माँ, आपने मेरा टिफिन तैयार कर दिया? हाँ, ये ले और जल्दी करना वरना बस छूट जाएगी। अंजलि अस्पताल पहुंचती है और वहाँ सबसे बहुत अच्छे से बात करती है और सारे मरीजों की बहुत देखभाल करती है। कुछ डॉक्टर और नर्स उसके गरीब होने का मजाक बनाते हैं। अरे सुनो, तूने इस नई डॉक्टर को देखा है? कौन? वो डॉक्टर अंजलि जो आज आई है। हाँ, वही। उसका पहनावा देखा, बहुत गरीब लग रही है। सही कह रही हो, डॉक्टर साहब भी यही बोल रहे थे। ये बात अंजलि सुन लेती है, पर वो उनके बातों को इग्नोर करती है और अपने काम पर ध्यान देती है। तभी सीनियर डॉक्टर आकाश उसको बुलाते हैं। अंजलि, तुमको समझ नहीं आता? यहाँ पर सब मरीज हैं, तो उनको मरीज की तरह ही ट्रीट करो, परिवार के जैसा नहीं। यस सर। अस्पताल में एक मरीज भर्ती होता है जिसके पेट में दर्द होता है, लेकिन डॉक्टर आकाश उससे कहते हैं, सुनो, तुम्हारे पेट का ऑपरेशन होगा। डॉक्टर साहब, पर मेरे तो सिर्फ पेट में दर्द है। डॉक्टर मैं हूँ या तुम? और अगर इतना ही जानते हो तो खुद अपना इलाज करो ना। अब वो मरीज अंजलि के पास जाकर कहता है कि डॉक्टर ने उसके पेट का ऑपरेशन करने को कहा है। अंजलि डॉक्टर आकाश के पास जाती है। सर, आपने उस मरीज का ऑपरेशन करने को बोला है, लेकिन उसके तो बस पेट में दर्द था, तो ऑपरेशन तो नहीं होना चाहिए। यहाँ सीनियर डॉक्टर मैं हूँ, तुम नहीं, तो मुझे मत समझाओ। तुमसे जितना कहा जाता है बस उतना ही करो, समझी? अगले दिन अंजलि अस्पताल जाकर मरीज को जब वहाँ नहीं पाती है तो वो नर्स से पूछती है, कल यहाँ जो मरीज था वो कहाँ गया? वो मैम, मुकेश की तो डेथ हो गई। क्या? कल मैंने देखा था, उसकी रिपोर्ट तो नॉर्मल थी, तो वो मर कैसे गया? मैम, मुझे ये सब नहीं पता। अंजलि को ये बात समझ नहीं आती है और वो अस्पताल की पुरानी रिपोर्ट्स को चेक करती है। तब उसको पता चलता है कि वहाँ पर बहुत लोगों की ऐसी ही ऑपरेशन में डेथ हुई है। वार्ड बॉय, यहाँ आओ। यस मैम। सुनो, इस अस्पताल में जिन लोगों की ऑपरेशन में डेथ हुई है उन सब की फाइल मुझे अभी चाहिए। उनकी रिपोर्ट तैयार करनी है। वार्ड बॉय अंजलि को रिपोर्ट लाकर देता है और अंजलि रिपोर्ट देखती है तो चौंक जाती है, क्योंकि उन सब मरीजों की रिपोर्ट नॉर्मल होती है। वो डॉक्टर आकाश से मिलने जाती है, तब उसको पता चलता है कि आकाश एक ऑपरेशन करने गया है। अंजलि ऑपरेशन थिएटर में जाती है। सर, ये आप क्या कर रहे हैं? मैंने इस मरीज की रिपोर्ट देखी है, रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है, आप इसका ऑपरेशन कैसे कर सकते हैं? तुम अंदर कैसे घुस आई? मुझे पता चल गया है कि आप लोग इस अस्पताल में मरीजों के अंगों की तस्करी का काम करते हैं। मैं इसकी शिकायत पुलिस से करूंगी। मैंने तुझे बहुत बार समझाया है कि अपने काम से काम रख, दूसरे के काम में टांग ना अड़ा। अब आकाश नर्स को इशारा करता है और नर्स अंजलि के सर पर डंडा मारती है। आ! आ! सुनो, वार्ड बॉय को बोलो इसको जंगल में फेंकाए। अब वार्ड बॉय अंजलि को मरा हुआ समझकर उसकी लाश जंगल में फेंक आता है और आकाश को बताता है। आकाश बहुत खुश होता है। ईमानदार बनने का बहुत शौक था अंजलि को, अब ऊपर जाकर ईमानदारी दिखाएगी अपनी। अगले दिन एक मरीज पेट के दर्द से परेशान होकर आता है और डॉक्टर आकाश को दिखाता है। अरे, आपके पेट में तो पत्थर है, इसका जल्द से जल्द ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि इन्फेक्शन फैल जाने का खतरा है। हमें बचा लो डॉक्टर साहब। इनको जल्दी से स्ट्रेचर पर लेकर ऑपरेशन थिएटर में ले जाओ, जल्दी ऑपरेशन करना पड़ेगा। यस सर। अब जैसे ही आकाश मरीज का पेट काटने के लिए आगे बढ़ता है, तभी एकदम से गेट खुलता है और पुलिस अंदर आकर सबको पकड़ लेती है। आकाश देखता है कि अंजलि पुलिस को लेकर आई है और तभी मरीज एकदम उठकर खड़ा हो जाता है। क्या देख रहे हो आकाश?
ये मरीज नहीं, मेरा रिपोर्टर दोस्त है और ये सारा नाटक हमने ही मिलकर बनाया था ताकि तुम लोग जो मानव अंगों की तस्करी करने का रैकेट चलाते हो उसका पर्दाफाश कर सके। चलिए डॉक्टर साहब, अब जेल में चक्की पीसना और अपने सारे गुनाहों की सजा काटना। चलिए। अब मानव अंगों की तस्करी करने का काम जो अस्पताल में होता था उसका पर्दाफाश हो जाता है और इसका पूरा श्रेय डॉक्टर अंजलि को दिया जाता है और अंजलि को सम्मानित किया जाता है। डॉक्टर अंजलि, आपके इस प्रयास और लगन की बदौलत हमने इतने बड़े गैंग को पकड़ा। आप इस पर क्या कहना चाहती हैं? मेरी माँ ने मुझे हमेशा गरीबों की मदद और ईमानदारी से अपना काम करने की सीख दी है और मैंने वही किया। थैंक यू डॉक्टर अंजलि, आपका इंटरव्यू लेकर मुझे बहुत खुशी हुई। अंजलि का इंटरव्यू टीवी पर दिखाया जाता है जिसे उसकी माँ बहुत खुश होती है और अपनी बेटी पर बहुत गर्व करती है। अगले दिन अंजलि दीपावली की शॉपिंग करके घर आती है। माँ, कहाँ हो आप? अरे आई बेटा, क्या हुआ बता। माँ, आज दिवाली है, घर को सजाना है, बहुत काम है। आप ये दिए यहाँ लगा दो, मैं कमरे से और दिए ले आती हूँ। अंजलि कमरे में चली जाती है और संतोषी गेट पर दिए लगा रही होती है कि तभी उसकी नजर सामने से लंगड़ाती हुई आ रही अंजलि पर पड़ती है। उसको देखकर संतोषी चौंक जाती है। अरे अंजलि, ये क्या हुआ तुझे? अभी तू तो कमरे में अंदर गई थी ना, तो सामने से चली आ रही है और ये क्या हालत बना रखी है? माँ, क्या हुआ बेटा, तू रो क्यों रही है? अब अंजलि संतोषी को बताती है कि कैसे आकाश ने उसको मरा हुआ समझकर जंगल में फेंकवा दिया था और वहाँ के लोगों ने उसकी मदद की। उसको जैसे ही होश आया वो अपने घर आ गई। पर बेटा, अभी तो तू कमरे में गई थी। संतोषी अंजलि को लेकर कमरे में जाती है और देखती है वहाँ माँ लक्ष्मी के चरण पादुका बने हुए हैं और कमरे में कोई नहीं है। घर में रखी हुई माँ लक्ष्मी की मूर्ति बहुत चमक रही होती है और तभी वहाँ आकाशवाणी होती है। बेटा अंजलि, तुम्हारी ईमानदारी और गरीबों की मदद करने की इच्छा में मैं बहुत प्रसन्न हूँ और मैंने ही ये सब किया है। तुम लोग हमेशा खुश रहो। अब अंजलि और संतोषी को सब समझ आ जाता है और वो दीपावली मनाते हैं और माँ लक्ष्मी की उपासना और पूजा करते हैं और अब धीरे धीरे उनके जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं और वो लोग हंसी खुशी रहने लगते हैं। सोनपुर नामक एक छोटे से गांव में विकास नाम का एक लालची किसान अपनी पत्नी पुष्पा के साथ रहता था। उसके पास अपना एक छोटा सा खेत था जिसमें वो तरह तरह की सब्जियां लगाता था और आसपास के किसान भी अधिकतर सब्जियों की खेती करते थे। लेकिन विकास इतना लालची था कि सुबह सुबह खेतों में जाकर और सभी किसानों के खेतों से थोड़ी थोड़ी सब्जी इकट्ठी कर लेता। पुष्पा को अपने पति विकास की आदत बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो उसे हमेशा इस चीज के लिए टोका करती थी। एक दिन की बात है। अरे भाग्यवान, खड़ी हो जा। मैंने कहा था ना रात को कि मुझे जल्दी सुबह उठा देना। सुबह सुबह सब्जी तोड़कर मंडी में बेच कर आऊंगा। सुबह सुबह किसी और की खेती से सब्जी चुराकर तुम बाजार में बेच कर आओगे? चोरी के पैसों से बरकत नहीं होती। किसी न किसी दिन हमें ये सारा हिसाब चुकाना होगा। इतना लालच सही नहीं है। आप अपने खेतों में भी तो सब्जी लगाते हो, हम उसमें से भी तो गुजारा कर सकते हैं। सुबह सुबह फिर शुरू हो गई। परिवार का पालन पोषण करना कोई आसान बात नहीं है और मैं कौन सा उन किसानों की सारी सब्जियां ले लेता हूँ। सभी के खेतों से एक एक सब्जी ही उठाता हूँ ना। पुष्पा जानती थी कि सुबह सुबह उससे बहस करने का कोई फायदा नहीं है। कितना भी समझा लो लेकिन बात वही रहेगी। वो जल्दी से उठकर 2 रोटियां बनाकर विकास को दे देती है। विकास चला जाता है और पुष्पा वापस सो जाती है और वहाँ उधर खेतों में विकास एक किसान के खेत से गोभी उठा लेता है। ये गोभी तो बहुत बड़ा है। इस गोभी के मुझे अच्छे दाम मिलेंगे, पर मुझे बड़ी हैरानी हो रही है। मैंने आज से पहले इतना बड़ा गोभी कभी नहीं देखा। कम से कम इसका वजन 25 किलो तो जरूर होगा। नहीं नहीं, मैं तो पूरे 30 किलो का हूँ। अरे बाप रे, ये गोभी तो बोलता भी है। तुम्हारी मर्जी है तो मुझे बेच भी सकते हो या अपने पास रख सकते हो। मैं एक जादुई गोभी हूँ और मैं सबकी 3 मुरादें पूरी करता हूँ।
ये सुनकर विकास खुश हो जाता है और वो जादुई गोभी को ना बेचने का फैसला करता है। वो गोभी को लेकर घर आता है। तुमने कहा था ना कि तुम एक जादुई गोभी हो, तो चलो जल्दी से मुझे अपना जादू दिखाओ। क्यों नहीं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें वही ला कर दूंगा। पुष्पा को माजरा समझ में नहीं आ रहा था। वो देख रही थी कि विकास ने बड़े से गोभी को कुर्सी पर रखा हुआ है और उसे बातें कर रहा है। क्या बात हो गई है? सुबह सुबह पागल हो गए हो क्या? गोभी से बातें कर रहे हो? ये कोई साधारण गोभी नहीं है, ये बोलने वाला गोभी है। मैं तुझे अभी दिखाता हूँ। मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, पर एक शर्त है। मैं तुम्हें सिर्फ 3 चीज ही दे सकता हूँ। अब तुम सोच समझकर मुझसे 3 चीजें मांगो। पुष्पा भी हैरान हो जाती है। हाँ, मुझे बहुत सारा पैसा ही चाहिए। ठीक है। ऐसा बोलकर जादुई गोभी वहाँ पर पैसों का ढेर लगा देता है। ये देखकर विकास बहुत खुश होता है। ये क्या? पैसे तो खत्म भी हो सकता है। तुम्हें इससे जमीन मांगनी चाहिए थी ताकि हम सारी जिंदगी उस पर मेहनत करके उसी से बहुत सारा पैसा कमाते। तू तो बिल्कुल पागल है। मैं तो जादुई गोभी से ऐसी ऐसी चीजें मांगूंगा कि मुझे जिंदगी में कभी भी मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। अब दूसरी चीज मांगो। मुझे इस गांव का सबसे अमीर आदमी बना दो। ठीक है। कुछ ही सेकंड में विकास का घर एक बड़े घर में बदल जाता है। उसके पास बहुत सारा रुपया, पैसा, सोना, चांदी सब कुछ आ जाता है। ये देखकर विकास खुशी से झूमने लगता है। फिर वो जादुई गोभी से कहता है, अभी के लिए ये काफी है। मैं अपनी तीसरी मुराद कुछ दिन बाद ही मांगूंगा। फिर वो जादुई गोभी को उठाकर रसोई पे रख देता है। कुछ दिन के बाद से विकास पूरे गांव में इतराता फिरता है और गांव वाले हैरान थे कि अचानक से ये विकास इतना अमीर कैसे हो गया। लगता है तेरे हाथ कोई बड़ा खजाना लग गया है। तेरे तो ठाट बाट बदल गए हैं। भाई मुझे भी बता दे, मैं भी वहाँ से खजाना लेने जाऊँगा। कोई खजाना हाथ नहीं लगा। अरे ये तो मेरी किस्मत में लिखा था, इसीलिए देखो आज मैं गांव का सबसे अमीर आदमी हूँ। तभी एक औरत वो अपने छोटे से बेटे को लेकर आती है। जगदीश भाई, मैंने सुना है कि तुम्हें कोई खजाना मिल गया है। रातों रात अमीर हो गए हो। हमारा बेटा बहुत समय से बीमार है। मुझे थोड़े से पैसे दे दो, इसका इलाज करा लूंगी मैं। अरे अरे, ये तुम क्या कर रही हो? अरे मैं अमीर अपने लिए हुआ हूँ, लोगों की मदद करने के लिए नहीं। मेरे पैसे मैं अपने ऊपर खर्च करूंगा। जाओ यहाँ से, जाओ। ऐसा तो मत कहो जगदीश भाई, इतना पैसा है। थोड़ा पैसा मुझे दे दोगे तो क्या हो जाएगा? मैं धीरे धीरे तुम्हारा पैसा वापस कर दूंगी। विकास उसकी एक बात नहीं सुनता और उस औरत को भगा देता है। पुष्पा पीछे से ये सब देख रही थी। उसको विकास की यह आदत बुरी लग रही थी। इतना पैसा आने के बाद भी वो किसी को कुछ नहीं समझ रहा था। विकास इतना अमीर हो चुका था कि अब उसे अपनी तीसरी मुराद मांगना याद ही नहीं रहा। फिर कुछ दिनों बाद वो पुष्पा के साथ देश विदेश घूमने जाता है और कुछ महीनों तक शहर में ही रहता है। इसी बीच उन दोनों के घर में 2 शातिर चोर आते हैं। विकास के बड़े से बंगले को देख वो चकाचौंध रह जाते हैं। देख रहे हो इस बड़े से बंगले को? लगता है इस घर का मालिक घर में नहीं है और सब कुछ कैसे खुला पड़ा है। देखो देखो। लगता है इस आदमी के पास बहुत पैसा है भाई। इसने तो किसी भी चीज पर ताला नहीं लगाया है। ऐसा करते हैं, सब कुछ लुट कर ले जाते हैं। दोनों चोर बड़ी सी गाड़ी लाते हैं और विकास के घर के पीछे खड़ी कर देते हैं और बड़े आराम से वो घर में रखा हुआ सारा पैसा, सोना, चांदी, हीरे जवाहरत चुरा लेते हैं। तभी उनमें से एक चोर को बड़ी जोर की प्यास लगती है और वो रसोई में जाता है। देख इधर जल्दी से, यहाँ पर कितना सारा कुछ बढ़िया बढ़िया खाने का रखा हुआ है। बहुत तेज भूख लगी है, चल पहले कुछ खा लेते हैं। अरे बाप रे, कितना बड़ा गोभी है। कम से कम 20 किलो का तो होगा। अरे नहीं नहीं, मैं तो पूरे 30 किलो का हूँ। गोभी को बोलता हुआ देख दोनों हैरान हो जाते हैं और डरकर भागने लगते हैं कि तभी जादुई गोभी आवाज देता है। तुम क्यों डर रहे हो? मैं एक जादुई गोभी हूँ, पर मैं जिसको भी मिलता हूँ उसकी 3 मुरादें पूरी करता हूँ। सचमुच? इसका मतलब हम जो भी तुम्हें मांगेंगे वो सब कुछ हमें मिल जाएगा? हाँ हाँ सब कुछ।
जो तुम चाहो वो सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। चोर उस जादुई गोभी से कहता है, हमें रहने के लिए एक बड़ा सा बंगला दे दो और इस घर का जितना भी कीमती सामान है वो हमारे नए घर में चले जाए। दोनों चोर जैसे जैसे कहते हैं जादुई गोभी वैसा ही करता है। फिर दोनों चोर उस जादुई गोभी को लेकर गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं और इधर विकास के पास केवल घर रह जाता है और वो भी खाली। शहर से घूमने के बाद जब विकास और उसकी पत्नी पुष्पा अपने घर लौटते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। मेरे घर के सारे सामानों के साथ मेरा जादुई गोभी भी गायब हो गया। देखा, मैंने बोला था ना कि सुधर जाओ। कोई ऐसी चीज मांग लो जिससे हमारा घर वो सारी जिंदगी रह सके। अब रोने से क्या होगा? अगर खेत खालिहान मांगे होते तो आज हमें ये दिन देखना नहीं पड़ता। विकास अपना सिर पकड़कर बैठ जाता है और मन ही मन कहता है कि लालच बुरी बला है।